नमस्कार मित्रों, साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। आज तारीख हो चुकी है 17 सितंबर और आज के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सेशन में मैं करता हूं आपका एक बार फिर से स्वागत। तो अ, हर दिन की तरह, हर सुबह की तरह मैं आपके साथ फिर जुड़ा हुआ हूं एक नई करंट अफेयर सेशन के साथ, जहां पे आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के जीआई टैग और साथ ही साथ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो जीआई टैग है, इसको सबसे पहले कब यूज किया गया, आपके मन में यह भी प्रश्न होगा। तो वर्ष 1824 में जो फ्रांस है, वहां पे सबसे पहले जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो है उसको स्थापित किया गया। ठीक है। और साथ ही साथ में जो भारत है हमारा, भारत में वर्ष 1999 के एक विशिष्ट अधिनियम जो होता है, एक अधिनियम है वो पारित किया गया, जिसके अंदर जीआई टैग के बारे में बात कही गई। ठीक है। 1999 में इसके तहत इसकी बात की गई, परंतु इसे लागू किया गया वर्ष 2003 में। ठीक है। तो इसको कब? 15 सितंबर 2003 में इसे लागू किया गया। एक बार देखते हैं, 15 सितंबर और 2003 में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले जीआई टैग भारत में किसे दिया गया? तो इस सबसे पहले जो भारत में जो जो जीआई टैग है वह वर्ष 2000, वर्ष 2004 और 5 में दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम भारत में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है। तो अब यह देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ। तो हमारे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में, ठीक है, 2008 में सुरखा जो सुरखा आम जो है, अमरूद है, ठीक है, सॉरी, सुरखा अमरूद जो है, ये कहाँ पाया जाता है? सुरखा अमरूद या पाया जाता है इलाहाबाद में। इसको सर्वप्रथम जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के सुरखा अमरूद को सर्वप्रथम जीआई टैग प्रदान किया गया। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीआई टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो बनारसी पान है, जो बनारस का जो बनारसी पान है वह भी जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बनारसी लाल भाव मिर्च। ठीक है। तो जो बनारसी लाल भरवा मिर्च है उसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग प्रदान कर दिया जा चुका है। और साथ ही साथ में रामनगर का भंटा, जो रामनगर का जो भंटा है, इसे भी जीआई टैग प्रदान है। और साथ ही साथ में आमद चीनी चावल और महोबा की देशवरी पान। ठीक है। तो आमद चीनी जो चावल है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कहाँ का है? यह हमारे उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद जो महोबा का देशावरी पान जो है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। इसके बाद देखते हैं मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और साथ ही साथ में जो बनारसी तबला है, ठीक है, बनारसी तबला से आप एक ध्यान रखेंगे, बनारसी तबला फेमस है उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं। उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है बनारसी शहनाई। अच्छा, अब शहनाई की बात आ गई तो शहनाई से भी बात यहाँ आ जाती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। तो बनारसी शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बरेली का फर्नीचर। ठीक है। तो बरेली का जो फर्नीचर है वह भी जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। इसके बाद बरेली की जर जर जरदोजी, ठीक है, जो बरेली की जरी जरदोजी जो है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। साथ ही साथ में पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको भी जीआई टैग
प्राप्त दिया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद चित्रकूट की लकड़ी क्राफ्ट, जो चित्रकूट में जो वुड क्राफ्ट है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद आगरा की पत्थर की इनेल वर्किंग जो है, ठीक है, आगरा के जो पत्थर है उन पर जो इनेल वर्क है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं जौनपुर की इमरती को भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद बुंदेलखंड का जो काठिया गेहूं है, बुंदेलखंड का जो काठिया गेहूं है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद सांझी शिल्प जो है, जो सांझी शिल्प है जो हमारे मथुरा जिले में पाया जाता है उसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग उत्तर प्रदेश के थे, तो आप सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम अब करने जा रहे हैं आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो प्रश्न है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स AIIA नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, जो दिल्ली एम्स है उसके नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो दिल्ली एम्स है वो भारत का पहला एम्स है और जिसको वर्ष 1956 में वर्ष 1956 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, वर्ष 1956 में दिल्ली एम्स को स्टैब्लिश किया गया था और ये भारत का पहला एम्स भी था। ठीक है, आज के समय में भारत में कुल कितने एम्स हो चुके हैं? तो अब हमारे भारत में कुल 26 एम्स हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 26 एम्स हो चुके हैं। चलिए देखते हैं, तो नई दिल्ली के जो नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार प्रजापति जी, ऑप्शन सी प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल, ऑप्शन डी डॉक्टर महेश व्यास। ठीक है, तो दिल्ली एम्स के नए निदेशक कौन है? अभिमन्यु कुमार जी, प्रदीप कुमार प्रजापति जी, मंजूषा राजगोपाल जी और साथ ही साथ महेश व्यास जी। इनमें से कौन इसका सही उत्तर होगा? तो आपको बता देता हूं कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी जो है वह एम्स दिल्ली और AIIA के निदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी को दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक रहेगा, सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो कि पहले आ जाएगा। ठीक है, वे पूर्व में जयपुर, जामनगर, जोधपुर आयुर्वेद संस्थानों के वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल सेक्टर में काफी अच्छी पकड़ वाले व्यक्ति हैं, जो जयपुर, जामनगर, जोधपुर के जो आयुर्वेद संस्थान है उसमें उन्होंने उच्च पदों पर भी कार्य किया है। इसके बाद उनको दिल्ली एम्स का क्या बना दिया गया? निदेशक बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक संस्था के शोधकर्ता ने कोशिका गति में स्पिन 90 प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका की खोज कर निकाला है? ठीक है, तो कौन से ऐसे भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने जो स्पिन 90 प्रोटीन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको खोज निकाला है? ठीक है, तो किस वैज्ञानिक संस्था के शोधकर्ताओं ने जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे नर्वस सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो स्पिन 90 प्रोटीन होता है उसकी भूमिका को खोज निकाला गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ISSC बैंगलोर, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी CSIR CCMB हैदराबाद, ऑप्शन डी NPL दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है CSIR CCMB हैदराबाद ने अभी स्पिन 90 प्रोटीन की जो इम्पोर्टेंस है उसको खोज निकाला है। ठीक है, तो CSIR CCMB कोशिका एवं आवृक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने स्पिन 90 नामक एक प्रोटीन की संजीदा भूमिका की खोज की है, जो कोशिकाओं की तेजी से रूप बदलने में समर्थ बनाती है और साथ ही में यह अध्ययन नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जर्नल में भी प्रकाशित हुआ, जिसे कोशीय व्यवहार एवं रोग की जटिलताओं के लिए समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA
की स्थापना वर्ष किया थी? अभी हमने पढ़ा एम्स, तो एम्स के साथ में जो AIIA है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, उसके भी जो अभी निदेशक के रूप में किन्हें निदेशक बनाया गया है, तो वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी। ठीक है, तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष ऑप्शंस है हमारे 2007, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2017। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2010 के जो अक्टूबर मंथ में है, ठीक है, जिसे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान को दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का समावेश करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कूलिंग एक्शन प्लान जो है वह किस विषय से संबंधित है? तो भारत सरकार का जो कूलिंग एक्शन प्लान है वह किस विषय से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी परिस्थितिक एवं जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार एवं ऑप्शन डी रक्षा उत्पादन। ठीक है, तो कूलिंग एक्शन प्लान किस चीज से जो है वह संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हमारे है आर्थिक वृद्धि, परिस्थितिक एवं जलवायु परिवर्तन, शिक्षा सुधार एवं रक्षा उत्पादन। तो भैया जो ये कूलिंग एक्शन प्लान है, ये जो भीषण गर्मी पड़ती है उससे निपटाना और जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसको रोकने के लिए यह कदम है। तो यह कदम, इस प्रश्न का सही उत्तर है जो पारिस्थितिक एवं जलवायु परिवर्तन है, उनके लिए यह प्लान भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, कूलिंग एक्शन प्लान का उद्देश्य गर्मी की समस्या निपटाना और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करना, यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा विषय है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में कौन सी सुरक्षा सूचना जारी की है? ठीक है, तो भारत ने अभी बंगाल की खाड़ी में एक सुरक्षा सूचना को जारी किया है, वह कौन सी है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए परमाणु परीक्षण, ऑप्शन बी ब्लैकआउट की चेतावनी, ऑप्शन सी मिसाइल परीक्षण की सूचना, ऑप्शन डी समुद्र में तेल रिसाव की चेतावनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो बंगाल की खाड़ी में भी क्या होने वाला है? तो बंगाल की खाड़ी में होने वाला है एक मिसाइल परीक्षण। तो उसके लिए यह सूचना भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो भारत ने बंगाल की खाड़ी में 24 से 25 सितंबर को संभावित मिसाइल परीक्षण की सूचना जारी की है, जो कि रक्षा संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो भैया 24 और 25 सितंबर को भारत क्या करने वाला है? मिसाइल परीक्षण करने वाला। कहाँ करने वाला है? बे ऑफ बंगाल में करने वाला। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन है, प्रश्न है हमारा, नालंदा यूनिवर्सिटी किस प्रकार की सभा समिट आयोजित करने जा रही है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है, ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी वह एक सभा आयोजित करने वाली, वह किस प्रकार की रहने वाली है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रक्षा संस्थानों की, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख की, ऑप्शन सी कृषि कारकों की, ऑप्शन डी स्वस्थ विशेषज्ञों की। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, नालंदा यूनिवर्सिटी किस प्रकार की समिट सभा का आयोजन करने वाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों की एक समिट कहाँ आयोजित की जा रही है? नालंदा यूनिवर्सिटी में की जा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों को एक सभा आयोजित कर रहा है, जहां नव प्रवर्तन, वैश्विक साझेदारी जैसे विषयों पर बातचीत होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किस चीज को विकसित करने जा रहे हैं? तो भारत और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोई वस्तु बना रहे हैं, वह क्या है? तो हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए जैव विविधता संरक्षण मानक, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय संरक्षण इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी वैश्विक व्यापार समझौता, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही नीति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय संदर्भ श्रेणी इंटरनेशनल रेफरेंस क्वालिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन
का विकास जो करने जा रहा है वह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भारत करने जा रहा है। भारत और आईएलओ एक ऐसी श्रेणी बनाने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न पेशों की पहचान, ऑक्यूपेशन और एक समान पैमाने बनेगी, जिसमें कामगारों को कौशल, स्किल की मान्यता और देश देश में श्रमिकों का आवागमन आदि की सुविधा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, जो स्किल बेस्ड जो कारीगर हैं उनको मान्यता प्राप्त की जाएगी और साथ ही साथ में जो विदेशों में जाकर जो श्रमिक हैं उनको थोड़ा आवागमन में आसानी भी दी जा सकती है इसके अंदर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द स्पिरिचुअलिटी नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है और इसका मुख्य विषय क्या था। ठीक है, तो फेथ एंड फ्यूचर, ठीक है, इंटीग्रिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअलिटी नाम का जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है, उसका मुख्य विषय क्या था। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई में, और इसका जो विषय रहा वह एआई और आत्मविश्वास रहा। ऑप्शन बी देहरादून में, एआई और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मिलने पर जोर। ऑप्शन सी दिल्ली में, एआई और आर्थिक विकास। ऑप्शन डी कोलकाता में, एआई और शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देहरादून में, या फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रिटी इंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद स्पिरिचुअलिटी नाम का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां इसका विषय था एआई और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ विकास पर मिलना। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है उससे पहले देखते हैं, यह सम्मेलन हरिद्वार देहरादून में एक देव संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें एआई की भूमिका और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ संतुलित करने पर भी विशेष जोर था, ताकि प्रौद्योगिक, मानवीय एवं नैतिक तरीके के उपयोग किए जा सकें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयोगार कमिश्नर जो है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान के कौन नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेंगे। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुकर गुप्ता, ऑप्शन बी राजेश्वर सिंह, ऑप्शन सी जावेद खान और ऑप्शन डी सीता माथुर। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, जो राजस्थान राज्य है उसके नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है। मधुकर गुप्ता जी, राजेश्वर सिंह जी, जावेद खान जी और सीता माथुर जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजेश्वर सिंह जी को क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है राजस्थान में। तो राजस्थान के जो नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा की नई स्टेट एनवायरनमेंट प्लान, जिसको एसईपी कहा जाता है, की तरह प्रदूषक गैसों पर तत्काल नियंत्रण एवं दीर्घकालीन कार्यवाही दोनों लागू करती है। तो भैया हरियाणा की जो स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो प्रदूषक गैस है उनको तत्काल रूप से नियंत्रण और दीर्घकालीन कार्रवाई दोनों किसके अंतर्गत लागू होती हैं। तो हमारे ऑप्शन है, कौन सी वो गैसें हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सिर्फ सीपीज या शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, या दोनों CO2 एंड सीएलपीसीज, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड सीएलसीपीज जो है वह प्रदूषक गैसों का तत्काल नियंत्रण करने के लिए एसईपी स्टेट एनवायरनमेंट प्लान लाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले देखते हैं हरियाणा की योजना जो है CO2 जैसे दीर्घकालीन गैसों पर नियंत्रण एवं सीएलपी जैसे त्वरित प्राकृतिक प्रदूषक मीथेन, ब्लैक कार्बन आदि को संशोधित करती है। ठीक है, देखते हैं अब हम अपना अंतिम प्रश्न आज का। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने औद्योगिक इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए कितने करोड़ रुपए पैकेज घोषित किया है, खासकर कानपुर के लिए। तो प्रश्न हमारा, कानपुर के लिए स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए 20,000 करोड़, ऑप्शन बी 25,000 करोड़, ऑप्शन सी 35,000 करोड़, ऑप्शन डी 45,000 करोड़। तो भैया उत्तर प्रदेश ने अभी औद्योगिक इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे कानपुर शहर में 35,000 करोड़ रुपए
इन्वेस्ट करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर की औद्योगिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, जिसमें एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज, निर्यात और बुनियादी ढांचे आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। तो भैया, इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ एक नए सेशन के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।